प्यारे साथियों, मेरे चैनल बालाजी महाकाल में आपका स्वागत है। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। साथियों, अगर कहानी आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें और शेयर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। अध्याय 691 लड़ाई। जैसे ही बिपिन ने स्वॉर्ड हॉट और एम्परर स्वॉर्ड की सारी शक्ति लगा दी, उसकी ताकत एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई थी। साथ ही उन्होंने अपनी तलवारबाजी को भी पूरी तरह से सामने लाया। असंख्य तलवार की परछाइयों ने मदन को पूरी तरह से दबा दिया, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह तलवार सागर में गिर गया हो और तलवार की छाया से घिरा हुआ हो। मदन के लाल स्फटिक कवच से लाल बादल उमड़ आए और उसके हाथों में विशाल शक्ति एकत्रित हो गई। उसने अपनी दोधारी विशाल कुल्हाड़ी घुमाई और लगातार बिपिन की ओर वार किया। क्लैंग 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 क्लैंग। लगातार धातु पर धातु के टकराव हो रहे थे जो इतने गहरे और शक्तिशाली थे कि पूरा हॉल कांप उठा। बिपिन ने पूरी तरह से अपनी तलवार चलाने की कला का प्रदर्शन किया, जो कि सरल, शुद्ध और लगभग त्रुटिहीन थी। उनकी तलवार के वार इतने तेज थे कि मदन उन्हें मुश्किल से रोकने के अलावा कुछ नहीं कर सका। मेरे रास्ते से हट जाओ, मदन चिल्लाया और फिर अपनी विशाल कुल्हाड़ी पर जोरदार प्रहार किया। लगभग 100 मीटर लंबी एक विशाल कुल्हाड़ी की छाया तुरंत हॉल में दिखाई दी। इस कुल्हाड़ी की छाया की शक्ति दम घुटने वाली थी और हवा कांपती हुई प्रतीत हो रही थी। बिपिन की आंखें ठंडी हो गईं। बैंगनी आपदा तलवार कौशल, वह चिल्लाया और सबसे मजबूत चाल चली जो उसने बनाई थी। उसने पहले भी इस चाल का उपयोग किया था, लेकिन उसने अपनी ताकत रोक ली थी और उस समय स्वॉर्ड हॉट की शक्ति का केवल 70% ही उपयोग किया था। उसने इस बार सब कुछ दे दिया। यह आमने सामने की टक्कर थी। एक खूबसूरत बैंगनी रोशनी अचानक जल उठी और फिर विशाल एक्स शैडो से टकरा गई जो 100 मीटर ऊंची थी। तेज आवाज के साथ पूरा हॉल बुरी तरह कांप रहा था। ऊर्जा के तूफान में गिरे बिपिन के चेहरे पर अंधेरा छा गया, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि एक असाधारण शक्ति उसकी बाह के साथ आ रही है और उसे पीछे की ओर धकेल रही है। वह वास्तव में एक श्रेष्ठ दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ है। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है और अपनी सारी शक्ति लगा दी है, लेकिन मैं अभी भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। बिपिन ने आह भरी, लेकिन इससे हतोत्साहित नहीं हुआ। वह इस तथ्य के लिए तैयार था कि एक श्रेष्ठ दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ एक उन्नत दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ से कहीं अधिक मजबूत था। चूंकि मैं हॉटबॉल नहीं खेल सकता, इसलिए मैं अपने कौशल और तलवारबाजी का उपयोग करके उसे मार डालूंगा, बिपिन ने सोचा। बिपिन की आंखें चमक उठीं। वह अचानक चमका और मदन के पीछे अपनी तेज तलवार सीधे मदन के गले पर वार करती हुई दिखाई दी। मदन ने कुल्हाड़ी से पलटवार किया। भारी कुल्हाड़ी की छाया ने पूरे हॉल के मैदान को टुकड़ों में बांट दिया, लेकिन उसने बिपिन के कपड़ों के कोने को भी नहीं छुआ। इसके विपरीत बिपिन की तलवार का वार, जो मूल रूप से मदन के गले पर लक्षित था, एक तरफ घूम गया और मदन के कंधे पर भूत की तरह चढ़ गया, जिससे तलवार का निशान छूट गया। आपको मर जाना चाहिए। मदन की आंखें गुस्से से जल रही थीं। वह बिपिन को मारने की कोशिश में अपनी कुल्हाड़ी से काटता रहा, लेकिन बिपिन हॉल में तेजी से चकमा देता रहा। जैसे ही उसने अपनी गति चरम पर पहुंचाई, वह पानी में मछली की तरह तेज हो गया और मदन के साथ सीधे टकराव से बचने की पूरी कोशिश कर रहा था। इसके बजाय उसने मदन को अपने हमलों का विरोध करने के लिए मजबूर करने के लिए अपनी अधिक नाजुक तलवारबाजी का इस्तेमाल किया। सीधे स्लैश स्वीप या अचानक वापसी सहित बिपिन की तलवार की परछाइयां सरल लगती थीं, लेकिन वास्तव में नाजुक थीं। उन्होंने मदन को पूरी तरह से दबा दिया, जिससे वह पलटवार करने के लिए अपनी विशाल कुल्हाड़ी को घुमाने में असमर्थ हो गया।
कुछ अप्रत्याशित तलवार की परछाइयों ने मदन को बहुत नुकसान पहुंचाया। बिपिन की तलवारबाजी बहुत गहरी थी। बिपिन की तुलना में मदन की कुल्हाड़ी चलाने की कुशलता बेहद कठोर थी और वह बिपिन जितना लचीला नहीं था। बिपिन की तलवारबाजी का सामना करने के लिए मदन के पास पार्श्विक बल के अलावा कुछ भी नहीं था जिसका वह अपने पूर्ण लाभ के लिए उपयोग नहीं कर सका। लड़के, क्या तुम सीधे मेरा सामना करने की हिम्मत करते हो? अगर तुम हर समय छिपते हो तो तुम काया हो। मदन चिंता और गुस्से में गुर्राया। क्या आप मजाक कर रहे हैं? आप एक श्रेष्ठ दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ हैं, जबकि मैं सिर्फ गगनचुंबी क्षेत्र में हूँ। क्या आप मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं आपके साथ बल की तुलना करूं? बिपिन ने उपहास किया। वह मूर्ख नहीं था क्योंकि वह जानता था कि वह आमने सामने की लड़ाई में नहीं जीत सकता। इसलिए वह निश्चित रूप से इस तरह से लड़ना बंद कर देगा। इसके अलावा स्वॉर्ड माउंटेन में 6 साल की खेती के बाद उन्होंने स्वॉर्ड सिद्धांत की खेती और तलवारबाजी में सबसे बड़ी प्रगति की, जो उनके लिए सबसे बड़ा लाभ बन गया। वह स्वाभाविक रूप से इसका उपयोग करना चाहते थे। हॉल में दोनों के बीच टकराव जारी रहा, लेकिन ये स्पष्ट था कि बिपिन ने मदन को पूरी तरह से दबा दिया था। हरामी हरामी। मदन क्रोधित था और वह बिपिन की तलवारबाजी से लगभग पागल हो गया था। इसके विपरीत बिपिन उत्साहित और प्रसन्न महसूस कर रहा था। अच्छा, ये बहुत अच्छा लगता है। पिछले 6 वर्षों में वह एकांत में अभ्यास कर रहा था। हालांकि उसकी तलवारबाजी बेहद शक्तिशाली थी, लेकिन उसे इसका अभ्यास करने का कोई मौका नहीं मिला। उसने 4 उन्नत दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों सहित 10 दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों को मार डाला था, लेकिन इसे मुश्किल से उसके लिए एक चुनौती के रूप में गिना जा सकता था। उन 10 दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों को मारने के लिए उसे अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। वे उसे बाहर करने के लिए योग्य नहीं थे, जब तक उसकी मुलाकात मदन से नहीं हुई। एक श्रेष्ठ दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ के सामने वह अंततः अपनी तलवारबाजी सहित सब कुछ कर सकता था। इस लड़ाई ने उनकी 6 साल की खेती की बोरियत को दूर कर दिया। टकराना। एक और टक्कर के बाद आखिरकार बिपिन ने दोनों के बीच दूरी पैदा करने के लिए पीछे कदम बढ़ाया। चूहा मदन ठंडी और उदास आंखों से बिपिन को देखता रहा। उसे लगा कि वह भीषण युद्ध में फंस गया है, क्योंकि वह अपने बल का बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर सका। आखिरकार बिपिन की तलवारबाजी बहुत भारी और गहरी थी। एक गगनचुंबी इमारत क्षेत्र विशेषज्ञ की तलवारबाजी इतनी भयानक कैसे हो सकती है? मदन को आश्चर्य हुआ। इस समय बिपिन ने मदन की ओर देखा। मदन, मुझे तुम्हारे साथ लड़ाई में मजा आया, लेकिन चलो इसे खत्म करते हैं, बिपिन ने उदासीनता से कहा। मदन के हाव भाव थोड़े बदल गए। क्या तुमने शिकायत नहीं की कि मैंने अभी तुमसे सीधे लड़ने की हिम्मत नहीं की? अब तुम जैसा चाहोगी मैं वैसा ही करूंगा, बिपिन ने गहरी आवाज में कहा। मदन ने आश्चर्य से बिपिन की ओर देखा। अभी अभी बिपिन ने अपनी उत्कृष्ट तलवारबाजी के कारण बढ़त हासिल कर ली थी। हालांकि अगर उनका आमना सामना होता और सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा होती तो मदन बिपिन से कहीं बेहतर थे। और अब बिपिन मदन से सीधा मुकाबला करने के लिए अपना फायदा छोड़ने को तैयार था। क्या आप तैयार हैं? बिपिन के चेहरे पर एक गंभीर भाव दिखाई दिया। उनके हाथ में सम्राट की तलवार भी इस समय तेजी से कांप रही थी। अध्याय 692 विनाश तलवार चाल। क्या तुम सच में हॉटबॉल खेलने जा रहे हो? मदन की आंखें खुशी की झलक से चमक उठीं। हालांकि बिपिन की तलवार चलाने की कला उत्तम थी, मदन को एक श्रेष्ठ दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ के रूप में अपनी शक्ति पर भरोसा था। लड़के, चूंकि तुम मरना चाहते हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने में तुम्हारी मदद करूंगा। जैसे ही मदन ने अपनी बात पूरी की, उसके शरीर से लाल बादल फूट पड़े और विशाल शक्ति उसके हाथों की ओर उमड़ पड़ी। अपनी गुप्त कौशल की शक्ति का प्रयोग करने के बाद उसने दोनों हाथों से कुल्हाड़ी को ऊपर उठा लिया।
विपिन ने भी अपनी सम्राट तलवार उठाई, जबकि उसके पास से एक शक्तिशाली तलवार सार फूट पड़ा। आखिरी झटका। मैं लंबे समय से इस तलवार चाल को समझ रहा हूँ, लेकिन मैंने पहले कभी युद्ध में इसका इस्तेमाल नहीं किया है। आप इसे देखने वाले पहले व्यक्ति हैं। विपिन ने मदन को घूरकर देखा, जबकि सम्राट तलवार में शक्तिशाली शक्ति जमा हो गई और उसकी तलवार का सार और अधिक मजबूत हो गया। जब तलवार का सार अपने चरम पर जमा हो गया तो विपिन की आंखों से एक चौंकाने वाली रोशनी फूट पड़ी। असीम स्वर्ग तलवार कला विनाश तलवार चाल की पहली चाल। विपिन चिल्लाया और फिर सीधे सम्राट की तलवार घुमा दी, जिसकी शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई थी। बूम, हवा तुरंत अलग हो गई और इस समय पूरा महल कांप उठा। तलवार की छाया ने जमीन पर तलवार का एक बड़ा निशान छोड़ दिया, जो इतना चौड़ा और गहरा था कि कोई भी उसके नीचे नहीं देख सकता था। तलवार का वार पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता है। यह असीम स्वर्ग तलवार कला का पहला कदम था। तलवार की इस चाल को विपिन ने 3 साल पहले ही समझ लिया था। उन्होंने इसे तुरुप का इक्का बनाकर रखा था और कभी किसी के सामने इसका प्रदर्शन नहीं किया था। इस पल तक मदन ने एक साथ अपनी विशाल कुल्हाड़ी से वार किया। ये कटाव इतना शक्तिशाली था कि ऐसा लग रहा था कि यह पहाड़ों को भी काट सकता है। विशाल कुल्हाड़ी छाया में शक्तिशाली शक्ति थी, जो दुनिया में हर चीज को नष्ट करने के लिए तैयार थी। मदन का चेहरा लाल हो गया और उसकी आंखें पागलपन से भरी थीं। जाहिर है कुल्हाड़ी का यह वार सबसे मजबूत वार था जिसे वह प्रदर्शित करने में सक्षम था। दोनों ने अपनी सबसे मजबूत चाल चली और दोनों जबरदस्त हमले एक दूसरे से टकरा गए। टकराना। तेज धमाके के साथ ऊर्जा की विशाल लहरें शून्य में हिंसक रूप से चारों ओर बह गईं। जहां टक्कर हुई, जिससे हॉल की सजावट, शराब के बर्तन, शराब के कप, मेज और कुर्सियां और यहां तक कि पत्थर की दीवारें भी धूल में बदल गईं, जो तेजी से फैल रही थीं। अगर कोई बाहर से देखता तो उसे पता चलता कि विशाल एमेथिस्ट महल के मूल में एक भयानक शक्ति का विस्फोट हुआ था। फिर पूरा महल खतरनाक गति से ढहने लगा। बूम, पूरी दुनिया हिलती हुई नजर आ रही थी। दर्जनों सांसों तक कंपन चलता रहा और आखिरकार सब कुछ शांत हो गया। हजारों वर्षों से खड़ा एमेथिस्ट महल गायब हो गया था और हर जगह केवल खंडहर और धूल रह गई थी। खंडहरों के बीच में एक आदमी विपिन खड़ा था। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था और उसके मुंह के कोने पर खून का निशान था। उसने धीरे से खांसा और धीरे से सम्राट तलवार को फिर से खोल लिया। फिर वह आगे बढ़ा और एक टूटी हुई लाश पर रुक गया। वह मदन था। टक्कर में विपिन की तलवार के वार ने मदन की कुल्हाड़ी छाया को हरा दिया और फिर मदन के शरीर का आधा हिस्सा कुचल दिया। मदन की मौके पर ही मौत हो गई। असीम स्वर्ग तलवार कला की शक्ति बेहद भयानक है। मेरी वर्तमान तलवार सिद्धांत खेती के साथ मैं केवल पहली चाल विनाश तलवार चाल प्रदर्शित कर सकता हूँ, लेकिन इसकी शक्ति अभी भी मेरे द्वारा बनाए गए गुप्त कौशल से कहीं अधिक है। विपिन ने सोचा। पहली चाल में महारत हासिल करने के बाद उन्होंने इसे अपना तुरुप का इक्का मान लिया था, क्योंकि यह बहुत शक्तिशाली थी। उदाहरण के लिए उनके द्वारा बनाई गई वायलट कैलामिटी तलवार कौशल भी बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन ये एनिहिलेशन तलवार चाल से बहुत कमजोर थी। उन्होंने इस तुरुप के पत्ते के कारण मदन के साथ सीधे टकराव का फैसला किया। वह जानता था कि मदन इस तलवार की चाल का विरोध नहीं कर सकता, भले ही वह एक श्रेष्ठ दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ हो। तलवार की इस चाल से सचमुच मदन सीधे तौर पर मारा गया। निसंदेह ये तलवार चाल जितनी शक्तिशाली थी, विशेष रूप से आध्यात्मिक शक्ति के पहलुओं में यह उतनी ही मांग वाली भी थी। हालांकि विपिन की मदन के साथ भयंकर लड़ाई हुई थी। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का अधिकतम 20% उपयोग किया था।
लेकिन एक बार जब उन्होंने विनाश तलवार चाल का संचालन किया तो उन्होंने तुरंत 30% खपत कर ली उसकी आध्यात्मिक शक्ति का। कहने का तात्पर्य ये था कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति केवल 3 बार एनिहिलेशन स्वॉर्ड मूव का उपयोग करने में ही उसकी सहायता कर सकती थी और फिर वह समाप्त हो जाती थी। हम ऐसा लगता है कि बिपिन ने सोचा कि भविष्य में मैं बाउंडलेस हेवन स्वॉर्ड आर्ट का कम उपयोग करूंगा। वैसे भी उसने मदन को पहले ही मार डाला था क्योंकि उसके 11 निशाने मारे जा चुके थे, इसलिए उसका मिशन पूरा हो गया था। इसके अलावा मदन के साथ युद्ध के माध्यम से उसे अपनी ताकत का बहुत स्पष्ट एहसास हुआ। वह अब तक के उन्नत दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञों की तुलना में थोड़ा अधिक मजबूत था। वह एक बेहतर दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ के साथ आमने सामने की लड़ाई में प्रतिस्पर्धा कर सकता था और यहाँ तक कि उसे हराने और यहाँ तक कि उसे मारने का भी मौका था। निस्संदेह वहाँ मजबूत और कमजोर श्रेष्ठ दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ भी थे। मदन केवल एक कमजोर व्यक्ति था, जबकि कुछ श्रेष्ठ दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ बेहद शक्तिशाली थे, जैसे कि दाओ पैलेस में वाइस पैलेस मास्टर्स। बिपिन को पता था कि कोई भी वाइस पैलेस मास्टर मदन को आसानी से मार सकता है। दाओ के बारे में मेरी समझ अभी भी कम है। फिलहाल मैं उन गुप्त कौशलों को विकसित करने के लिए योग्य नहीं हूँ जो मेरी आक्रामक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। यदि मैं दाव के बारे में अपनी समझ में थोड़ा सुधार कर सकता हूँ, विश्व दाव या स्लॉटर दाव और 5 गुप्त विद्याओं में महारत हासिल कर सकता हूँ, तो मेरे पास और भी बहुत कुछ होगा। श्रेष्ठ दैवी क्षेत्र के विशेषज्ञों के सामने आश्वासन देते हुए बिपिन ने अपनी मुठियां भींचते हुए बड़बड़ाया। वह अधिक देर तक खंडहर में नहीं रुका। मदन का शव और हथियार इकट्ठा करने के बाद वह सीधे चला गया। उसे पता ही नहीं चला कि खंडहर के पास शून्य में एक युवक चुपचाप खड़ा है। वह लाल रंग के बालों वाला एक राक्षसी युवक था, जिसकी पीठ पर एक लंबी तलवार थी। अध्याय 693। मिशन पूरा। बिपिन ने अकेले ही मदन की हत्या कर दी। दुष्ट लाल बालों वाला युवक इतने लंबे समय तक महल के पास छिपा रहा था कि उसने उसमें होने वाली हर चीज को देखा था। यदि उसने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो वह कभी विश्वास नहीं करता कि एक गगनचुंबी क्षेत्र विशेषज्ञ एक श्रेष्ठ दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ को मार सकता है। हालांकि अमृत पीने से ठीक होने से पहले मदन पर बिपिन का गुप्त हमला हुआ था, इसलिए यह आश्चर्यजनक है कि बिपिन उसे मार सकता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि शिष्यों और महल के मालिकों ने कहा कि बिपिन एक राक्षस था। वह वास्तव में शक्तिशाली है। प्रेमचंद को मुझे यहाँ रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, युवक ने सोचते हुए अपना सिर हिला दिया। प्राचीन संप्रदाय विशेष रूप से अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में सभी प्रकार की खुफिया जानकारी प्राप्त करने में सक्षम है। मदन ने अपने गंदे कारोबार को अच्छी तरह छुपाया था, लेकिन प्राचीन संप्रदाय ने उन्हें फिर भी ढूंढ लिया। इसलिए मिशन को जारी करने से पहले संप्रदाय को उसकी शक्ति के बारे में भी पता चल गया होगा। और यही कारण है कि मदन के संभवतः एक श्रेष्ठ दैवी क्षेत्र विशेषज्ञ होने की सूचना देने वाले शब्दों को उनके चित्र में शामिल किया गया था। हालांकि प्रेमचंद ने उन शब्दों को फाइल से हटा दिया जब उन्हें ये प्राप्त हुआ। युवक ने गुप्त रूप से विश्लेषण किया और फिर उसने प्रेमचंद पैलेस मास्टर प्रेमचंद को एक संदेश भेजने का फैसला किया। बिपिन ने अकेले ही मदन की हत्या कर दी है। तुरंत ही उसकी ओर से जवाब मिला, ठीक है, मुझे मिल गया, अभी वापस आओ। युवक ने कंधे उचकाए। प्रेमचंद ने जानबूझकर बिपिन को एक प्रतिद्वंद्वी दिया जो एक श्रेष्ठ दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ था, लेकिन उसने मुझसे इस शिष्य की गुप्त रूप से रक्षा करने के लिए भी कहा। वह कितना सावधान है। वापस जाते समय युवक ने शिकायत की। मदन को मारने के बाद बिपिन को अपनी आध्यात्मिक शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए एक शांत जगह मिली। उसने मदन की इंटरस्पेशियल रिंग में खजाने पर नजर डाली।
मेरा कहना है कि ये खजाने वास्तव में सामान्य से बाहर हैं। इतने लंबे समय तक स्थानीय तानाशाह होने के कारण मदन सबसे श्रेष्ठ दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञों से अधिक अमीर है। यद्यपि उन खजानों का मूल्य 3,40,000 दिव्य रत्नों का है, लेकिन उनमें से कुछ मेरे लिए उपयोगी हो सकते हैं। खजाने के संक्षिप्त मूल्यांकन के बाद बिपिन प्राचीन संप्रदाय में लौट आए। 3 दिन बाद वह संप्रदाय में पहुंचा और लौटने के बाद उसने सबसे पहले अपने गुरु से मुलाकात की। मास्टर मैं वापस आ गया। वह प्रेमचंद के सामने खड़ा हो गया और आदरपूर्वक बोला, आपने अपना मिशन पूरा कर लिया। प्रेमचंद ने फीकी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। हाँ, बिपिन ने सिर हिलाया और अपना हाथ हिलाया। लाशों का ढेर तुरंत जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई दिया। 6 मध्यम दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों और 5 श्रेष्ठ लोगों सहित सभी 11 लक्ष्य मारे गए हैं और ये उनके शव हैं। प्रेमचंद ने शवों को ठंडी नजर से देखा। क्या चीजें ठीक चल रही थीं? उसने लापरवाही से पूछा। हाँ, सिवाय इसके कि मदन बिपिन को मारने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। बिपिन ने ईमानदारी से उत्तर दिया। ओह! प्रेमचंद ने हल्के से सिर हिलाकर उसकी ओर देखा। वैसे भी आपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और यह आपकी शक्ति का प्रमाण है। मैं आपको अनंत क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद करने के लिए एक आवेदन करूंगा। धन्यवाद मास्टर, बिपिन ने आभार जताया। तब जाकर प्रेमचंद ने हाथ हिलाया। बिपिन ने तुरंत मुंह फेर लिया। प्रेमचंद ने अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। वह एक श्रेष्ठ दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ को मारने में कामयाब रहा और फिर भी उसने मुझसे इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। क्या ऐसा होना चाहिए कि उसने मदन को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया या वह अपनी शक्ति को दूसरों से छिपाने की कोशिश कर रहा है? ज्ञानोदय पर्वत पर लौटने के बाद बिपिन ने खेती करना जारी रखा। जैसे जैसे समय बीतता गया, शाश्वत क्षेत्र के उद्घाटन की तारीख नजदीक आती गई। अंततः उद्घाटन से 3 दिन पहले प्राचीन संप्रदाय ने उन लोगों की नाम सूची जारी की जो शाश्वत क्षेत्र में प्रवेश कर सकते थे। हर बार जब क्षेत्र खोला जाता था तो 3 महानुभावों और 9 शीर्ष संप्रदायों के पास उनके युवा शिष्य होते थे, जिन्हें इसमें दिव्य क्षेत्र के साहसिक कार्य तक पहुंचना चाहिए था। ये जीवन में एक बार आने वाला अवसर था। इसके अलावा इस बारे में एक निश्चित नियम था कि प्रत्येक संप्रदाय कितने लोगों को क्षेत्र में भेज सकता है। उदाहरण के लिए 3 दिग्गज 10 भेज सकते हैं। 9 शीर्ष संप्रदायों के लिए ये 6 था। हालांकि प्राचीन संप्रदाय कुछ मायनों में 3 महानुभावों से भी बड़ा था। नियम तो नियम थे, इसलिए संप्रदाय केवल 6 शिष्यों को वहां भेज सकता था और वे थे चैतन, सुजीत, जयप्रकाश, अंकिता, नीलम और बिपिन। ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि नीलम कितना शक्तिशाली था। आखिरकार वह पैलेस मास्टर डिस्ट्रक्शन का निजी शिष्य था और एक उन्नत दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ बनने और शाश्वत क्षेत्र तक पहुंचने की संभावना के साथ इन वर्षों में उसने अपनी शक्ति में काफी सुधार किया था। उसके प्रवेश करने में सक्षम होने पर किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। बिपिन और नीलम के संप्रदाय में शामिल होने से पहले जयप्रकाश और अंकिता अपने साथियों के बीच सबसे उत्कृष्ट शिष्य थे। दिव्य क्षेत्र तक पहुंचने और कुछ शक्तिशाली गुप्त कौशल में महारत हासिल करने के बाद उनका भविष्य नीलम की तरह ही आशाजनक था। इसलिए यह उचित था कि वे सूची में थे। जहां तक चैतन और सुजीत का सवाल है, वे 100 साल से अधिक समय से संप्रदाय में प्रवेश कर रहे थे और उन्हें युवा नहीं कहा जा सकता था। लेकिन वे दोनों प्रतिभाशाली थे और पिछली बार इस क्षेत्र में आने का मौका चूक गए थे। इसे देखते हुए उनके नाम सूची में डाल दिए गए थे। उन दोनों में से सुजीत उन्नत दैवीय क्षेत्र में था, लेकिन वह उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था और नीलम जयप्रकाश और अंकिता से अधिक शक्तिशाली था। चैतन, जो सूची में भी था, वास्तव में एक श्रेष्ठ दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ था।
वे पांचों लोग शक्तिशाली थे और उनमें बहुत क्षमताएं थीं और उनकी योग्यता किसी भी संदेह से परे थी। हालांकि बिपिन उनसे अलग थे। वह अभी गगनचुंबी क्षेत्र में था और इससे पहले गगनचुंबी क्षेत्र में कभी भी कोई व्यक्ति शाश्वत क्षेत्र में नहीं गया था। सूची में उनके नाम ने कई अन्य लोगों को भ्रमित कर दिया। अध्याय 694 प्रेमचंद के उपदेश। दाव पैलेस में एक खाली जगह पर एक मेज थी जिस पर बिपिन, नीलम, रागदेव, सूरज, प्रेमचंद और हरभज बैठे थे। क्योंकि वे सभी प्राचीन विश्व से थे और प्रेमचंद द्वारा उन्हें प्राचीन संप्रदाय में लाया गया था, उसी समय वे शराब पीने और बातचीत का आनंद लेने के लिए हमेशा एक साथ इकट्ठा होते थे। समय समय पर कुछ शिष्य उन छहों के पास से गुजरते थे और उनमें से अधिकांश धीमी आवाज में बात करते हुए बिपिन पर नजर भी डालते थे। यह अविश्वसनीय है कि गगनचुंबी क्षेत्र का शिष्य बिपिन इस समय शाश्वत क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। हाँ, क्या आपने कभी उस क्षेत्र में किसी को पृथ्वी स्तरीय कार्य पूरा करने में सफल होते देखा है? नहीं, यहाँ तक कि बहुत समय पहले दिव्य लोक में पहुँच जाने के बाद भी मैं इस तरह के कार्य को स्वीकार नहीं करूँगा। पहली बार जब संप्रदाय ने घोषणा की कि बिपिन शाश्वत क्षेत्र में जा सकता है, तो बहुत संदेह था कि क्या वह ऐसा करने के लिए योग्य है। लेकिन इसके तुरंत बाद जब उन संशयवादियों को पता चला कि उसने एक अत्यंत कठिन पृथ्वी स्तरीय कार्य पूरा कर लिया है, तो वे चुप हो गए। आखिरकार इस शब्द में जो अधिक शक्तिशाली है वही अधिक जोर से बात कर सकता है। आमतौर पर पृथ्वी स्तर पर कार्यों को उन्नत दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों को सौंपा जाना चाहिए और यह हमेशा अनिश्चित था कि क्या वे उन्हें पूरा कर पाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जो कोई भी उन्हें पूरा कर सकता है वह कम से कम उन उन्नत विशेषज्ञों से कमजोर नहीं होगा। कहा जा रहा है कि बिपिन की शक्ति और प्रतिभा संदेह से परे थी। सुनो बिपिन, बहुत सारे लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। रागदेव ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, हम 6 लोगों को संप्रदाय में प्रवेश किए हुए 8 साल हो गए हैं और अब हम में से सबसे अच्छे लोग आप हैं। और नीलम, सूरज की प्रशंसा के स्वर गूंज उठे। मेरा उससे कोई मुकाबला नहीं है। नीलम ने बिपिन की ओर देखते हुए उन शब्दों पर अपना सिर हिलाया। उसने उसे पकड़ने की अपनी सारी इच्छा खो दी थी क्योंकि वह जानता था कि यह आदमी संप्रदाय प्रतियोगिता में 9वें हेवन रोड की 30वीं मंजिल तक पहुंच गया था। वह बहुत पीछे छूट गया था और यह वह स्वयं जानता था। रुको दोस्तों, आइए शराब का प्याला उठाते हुए बिपिन को मुस्कुराते हुए पीने का आनंद लें। जब बाकी चारों शराब पी रहे थे तो नीलम और बिपिन अचानक रुक गए। पहले ने दूसरे की ओर देखा और पूछा, तुम्हें भी एक संदेश मिला है ना? हाँ, अब जाने का समय हो गया है। बिपिन ने सिर हिलाया और फिर अन्य 4 लोगों की ओर मुड़ा। नीलम और मुझे अब जाना होगा। कृपया हमारे बिना भी अपने समय का आनंद लें। रागदेव ने चिंता के साथ उन्हें जवाब दिया। ठीक है, मैंने सुना है कि इटर्नल जोन काफी खतरनाक है। कृपया अपना ध्यान रखें और आप दोनों को शुभकामनाएं। हम आपको धन्यवाद देंगे। और बिपिन और नीलम उठे और बाहर चले गए। स्विश स्विश। बिपिन और नीलम एक ही समय में प्राचीन संप्रदाय के विशाल वर्मा हॉल के सामने पहुंचे और उसके तुरंत बाद चेतन, सुजीत, जयप्रकाश और अंकिता भी पहुंचे। क्या आप बिपिन हैं? बैंगनी रंग के कपड़े पहने एक व्यक्ति ने उग्र आभा के साथ बिपिन की ओर देखते हुए पूछा। वह आदमी सुजीत था। उसकी आभा के बावजूद उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। आखिरकार मैं हमारे संप्रदाय की महान प्रतिभा को अपनी आंखों से देख सकता हूँ। बिपिन ने अपनी मुस्कान लौटाई। वह बता सकता था कि वह एक मिलनसार व्यक्ति था। उस आदमी चेतन के बिल्कुल विपरीत होने के कारण एक लाल बालों वाला युवक काफी उदासीन लग रहा था। उस समय वह भी बिपिन की ओर देख रहा था और एक अजीब सी अनुभूति से भरी उसकी आंखें उससे मिलीं।
ये लड़का ये सोचे बिना नहीं रह सका कि अन्य लोग केवल ये जानते हैं कि उसने पृथ्वी स्तरीय कार्य पूरा कर लिया है। वे नहीं जानते कि उसने एक श्रेष्ठ दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ को भी मार डाला है। चैतन ही वह व्यक्ति था जिसने बिपिन को गुप्त रूप से सुरक्षित रखने के लिए प्रेमचंद का आदेश लिया था। उस संयोग से उसने देखा था कि बिपिन ने मदन को कैसे मारा था। इस प्रकार वह बिपिन को दूसरों की तुलना में बेहतर जानता था। बिपिन युवक आखिरकार बोला, एक प्रश्न ने मुझे काफी समय से भ्रमित कर रखा है कि दाव में आपकी साधना के संदर्भ में आपको दिव्य लोक तक पहुंचना चाहिए था, तो फिर आप अभी भी गगनचुंबी क्षेत्र में क्यों फंसे हुए हैं? इस प्रश्न ने अन्य चारों की भी रुचि जगा दी। वे सभी बिपिन की ओर उसके उत्तर की प्रतीक्षा में देखने लगे। ये सच था कि बिपिन दैवीय क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। खैर, कुछ देर तक बिपिन को सवाल का जवाब देने के लिए और शब्द नहीं मिले। ठीक उसी समय कुछ आकृतियों के साथ कई कर्कश ध्वनियां उन तक पहुंचीं। इन 8 नवागंतुकों में से 7 दाव पैलेस के मास्टर थे, जिनमें पैलेस मास्टर तांत्व, पैलेस मास्टर भुवन और पैलेस मास्टर डिस्ट्रक्शन शामिल थे, जो नीलम के मास्टर भी थे। स्वॉर्ड पैलेस के वाइस मास्टर लव्यांश भी उनमें से थे। शाश्वत क्षेत्र महान अवसरों का स्थान था और संप्रदायों के शिष्यों को इसकी बाहरी परत में रोमांच का अनुभव होता था, जबकि वे विशेषज्ञ जो शाश्वत क्षेत्र तक पहुंच चुके थे, वे इसकी आंतरिक परत में अपनी किस्मत आजमाते थे। सब लोग आ गए हैं, चलो चलते हैं। जैसे ही पैलेस मास्टर डिस्ट्रक्शन ने आदेश दिया, उनके सामने वर्महॉल तुरंत सक्रिय हो गया। बिपिन ने एक गहरी सांस ली और अस्तित्व की यात्रा की प्रतीक्षा की, और ठीक उसी क्षण उन्हें आश्चर्यजनक रूप से अपने गुरु प्रेमचंद से एक संदेश मिला। बिपिन, आप शाश्वत क्षेत्र की ओर जा रहे हैं, लेकिन याद रखें कि वहां पहुंचने के बाद आपको सावधान रहना होगा। मुझे पता है, बिपिन ने सिर हिलाया। इसके बाद प्रेमचंद ने हंसते हुए कहा, देखो, इस क्षेत्र में जो खतरा है, उसके अलावा तुम्हें 3 महानुभावों और अन्य संप्रदायों के लोगों के साथ व्यवहार करते समय भी सावधान रहना चाहिए। बिपिन के हाव भाव क्यों बदल गए? मास्टर जी ने मुझसे ऐसा क्यों कहा? तभी अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया, सभी संप्रदायों के बीच हमेशा प्रतिस्पर्धा होती रहती है क्या? ऐसा हो सकता है कि वे सभी इस अवसर से दूसरे संप्रदाय की प्रतिभाओं को खत्म करना चाहते हों। उसने पहले भी इस तरह की चीजों का अनुभव किया था, इसलिए वह इसका तुरंत पता लगाने में सक्षम था। मास्टर, मैं सावधान रहूंगा और आपके बिपिन द्वारा कहे गए हर एक शब्द को याद रखूंगा। शाश्वत क्षेत्र में बाहर से सभी संबंध टूट जाते हैं, वहां कोई संदेश नहीं जा सकता। इसलिए भले ही आप किसी दिन सचमुच खतरे में पड़ जाएं, मैं समय पर आपके लिए वहां नहीं पहुंच सकता, इसलिए आप सब अपने दम पर रहेंगे। प्रेमचंद ने आगे कहा, मैं समझ गया मास्टर। बिपिन ने फिर सिर हिलाया। चलिए अब चलते हैं। पैलेस मास्टर डिस्ट्रक्शन की आवाज ने उनकी बातचीत को बाधित कर दिया। बिपिन तुरंत दूसरों के साथ वर्महॉल में चला गया। अध्याय 695 दानव देव कबीला। इटर्नल जोन वाइस पैलेस के रास्ते में मास्टर लव्यांश ने 6 शिष्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यात्रा की। चूंकि आप में से 6 लोग पहले वहां नहीं गए थे, इसलिए आपको पता नहीं होगा कि यह किस तरह की जगह है। लेकिन चिंता न करें, मैं करूंगा। तुम्हें बताओ, उसने उनसे कहा। उन 6 ने तुरंत अपना पूरा ध्यान उस पर दिया। वे इटर्नल जोन के बारे में कुछ नहीं जानते थे, सिवाय इसके कि यह एक खतरनाक जगह थी। गुरु ने उन्हें उस स्थान का वर्णन करना शुरू किया। पहली बात जो आपको इसके बारे में जाननी चाहिए वह ये है कि यह फर्मामेंट टेरिटरी से बिल्कुल अलग है। वहाँ एक बहुत ही खास और स्वदेशी प्रजाति रहती है जिसे दानव देव कबीला कहा जाता है। दानव देव कबीला, पहली बार उस नाम को सुनकर वे 6 आश्चर्यचकित लग रहे थे।
कबीले के नाम को देखकर वे बता सकते थे कि यह एक असामान्य समूह होगा। वस्तुतः इस कुल के सदस्य जन्म के समय सामान्य मनुष्य होते हैं। हालांकि जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं, वे दानव देवताओं द्वारा बपतिस्मा लेते हैं और फिर उनमें से एक बन जाते हैं। उनकी शक्ति भी एक नए स्तर पर पहुंच जाती है। इसका पालन करने से उनके शरीर में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। दानव देवता बनने के बाद वे अपने रक्त के घनत्व के आधार पर 3 समूहों में विभाजित हो जाते हैं। तांबे बख्तरबंद दानव देवता, चांदी बख्तरबंद दानव देवता और सोने बख्तरबंद दानव देवता। पहला सबसे कमजोर प्रकार का है और अंतिम सबसे शक्तिशाली है। आप सभी को पता होना चाहिए कि इनके अंदर हमारे अवसर और बुरे सपने दोनों छिपे होते हैं। आगे बढ़ने से पहले मास्टर कुछ देर के लिए रुके। उन अवसरों का मतलब निम्नलिखित 3 चीजें हैं। पहला, दानव देवताओं का सार रक्त। एक दानव देवता को मारने के बाद आप उसके शरीर को शुद्ध सार रक्त में परिष्कृत कर सकते हैं, लेकिन आप 3 प्रकार के शरीरों से जो मात्रा निकाल सकते हैं वह समान नहीं है। उदाहरण के लिए, तांबे के कवच वाले दानव भगवान के शरीर को सार रक्त की केवल 1 बूंद में परिष्कृत किया जा सकता है, जो चांदी के कवच वाले दानव भगवान के शरीर के लिए 2 बूंदें और सोने के कवच वाले दानव भगवान के शरीर के लिए 3 बूंदें होंगी। आप शायद मुझसे पूछना चाहेंगे कि हम उस एसेंस ब्लड का किस प्रकार का उपयोग कर सकते हैं। मैं इसका उत्तर बाद में दूंगा। चलिए दूसरे अवसर पर चलते हैं। दूसरा, प्राचीन देवताओं का गुप्त कौशल। इन शब्दों के कारण 6 शिष्यों ने आश्चर्य से अपना सिर उठाया। दानव देवता कबीले द्वारा निर्मित ये कौशल थोड़े समय में उपयोगकर्ता की आक्रामक शक्ति को काफी बढ़ा सकता है। बिपिन के अलावा आप सभी ने कुछ समान गुप्त कौशल का अभ्यास किया है। नीलम, चैतन, सुजीत, जयप्रकाश और अंकिता सभी ने सिर हिलाया। हालांकि बिपिन ने किसी गुप्त कौशल का अभ्यास नहीं किया था, फिर भी वह जानता था कि गुरु किस बारे में बात कर रहा था। जब वह पृथ्वी स्तरीय कार्य को अंजाम दे रहा था, उस समय उसके सभी लक्ष्यों ने इस प्रकार के कौशल का अभ्यास किया था। उन्हीं लक्ष्यों में से एक अहिरावण ने उससे युद्ध करते समय कौशल का प्रदर्शन करते हुए अपनी आक्रामक शक्ति का प्रदर्शन किया था, जो पहले से 5 गुना अधिक शक्तिशाली थी। मदन इसे 8 गुना तक बढ़ाने में भी कामयाब रहा था। इसलिए इस प्रकार का गुप्त कौशल दैवीय क्षेत्र के विशेषज्ञों के बीच बहुत आम था। अंतर केवल ये था कि कौशल का उपयोग करके कोई अपनी शक्ति में कितना सुधार कर सकता है। बिपिन जितना प्रतिभाशाली था, वह तब तक कौशल का अध्ययन नहीं कर सका जब तक कि वह दैवीय क्षेत्र तक नहीं पहुंच गया। हमारे संप्रदाय और अन्य संप्रदायों में विभिन्न प्रकार के गुप्त कौशल हैं जिन्हें आप जानते हैं। गुरु ने जारी रखा, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे उच्च या निचले स्तर पर हैं। वे किसी की शक्ति को अधिकतम 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। यही बात उन कौशलों के बारे में भी सच है जो 3 दिग्गजों और शीर्ष संप्रदायों के पास 10 बार की सीमा है। लेकिन उन सभी कौशलों से अलग दानव देव कबीले के पास जो गुप्त कौशल है वह उस सीमा को तोड़ सकता है। क्या उनमें से 6 लोग उन शब्दों से आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके? विशेषकर वे 5 जिन्होंने कुछ गुप्त कौशल सीखे थे। उनका लंबे समय से मानना था कि गुप्त कौशल केवल उनकी शक्ति को 10 गुना से अधिक नहीं बढ़ा सकते। ये वास्तव में सच है कि उनका गुप्त कौशल ऐसा जादुई प्रभाव पैदा कर सकता है। जहां तक मुझे पता है, कौशल के पहले 5 स्तर किसी की शक्ति को 15 गुना तक बढ़ा सकते हैं। मास्टर के शब्दों के कारण बिपिन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसने खुद से 15 बार कहा, यदि गुरु ने जो कहा वह सत्य है तो ये गुप्त कौशल वास्तव में अमूल्य है। उसी क्षेत्र में एक प्रतिद्वंद्वी से लड़ते समय एक सामान्य योद्धा की तुलना में 10 गुना अधिक शक्ति छोड़ने के विचार से वह रोमांचित महसूस कर रहा था।
ये वास्तव में आश्चर्यजनक होगा। यदि मैं इस कौशल का अध्ययन और अभ्यास कर सकूं तो मैं और अधिक शक्तिशाली हो जाऊंगा और अपने विरोधियों पर बढ़त हासिल कर सकता हूं। हमारे क्षेत्र के सभी विशेषज्ञ इस कौशल को प्राप्त करना चाहते हैं और आशा करते हैं कि इसे प्राप्त करने के बाद वे इसे उच्च स्तर तक अभ्यास कर सकते हैं। हालांकि दानव देव कबीले ने इसे क्लाउडसियस गार्ड से पहले 5 स्तरों को प्राप्त करने के अलावा दूसरों से काफी दूर रखा है, जबकि अन्य 2 दिग्गजों और हमारे संप्रदाय को पहले 4 स्तर मिल गए हैं। लेकिन फिर भी पहले 4 स्तर किसी की शक्ति को 12 गुना तक बढ़ा सकते हैं। मास्टर की आवाज फिर से गूंज उठी। यह सुनकर उनमें से सभी 6 प्रशंसा में हौंफने लगे।